जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अग्रसर होंगे। दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार सिंह और मैंने वीडियो 2018 की परीक्षा जो दी हुई थी उसको दिया था। उसमें मैं क्वालिफाई था और इस समय वर्तमान में मैं लोअर बीसीएस में चयनित हूँ। आप लोगों के तमाम सुझावों के बाद जो आपसे बात हुई थी उस बात पे मैं खरा उतरने के लिए मैं आज से शुरू कर रहा हूँ आपके वीडियो री एग्जाम के पर्पज से सारी जो भी चीजें जो भी टॉपिक्स थे सब शुरू करेंगे। बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। ठीक है, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। और जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक है जनगणना। जनगणना दो बार हमने लिखा, क्योंकि जनगणना हमें पढ़ना है भारत का और जनगणना पढ़ना है यूपी का। तो ये टॉपिक, पहला टॉपिक हमने लिख दिया है, लेकिन करना क्या है, इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में, क्योंकि ये डाटा वाला क्वेश्चन है और ये डाटा वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर जो है। क्योंकि जब तक अगर मान लो हम पहले अगर पढ़ लिए तो एग्जाम अगर 70 दिन बाद अगर एग्जाम मान के चलते हैं हम, तो 70 दिन तक फिर हमारा डाटा इधर उधर हो जाएगा, तो कंप्लीट याद नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को स्किप करके हम लास्ट में फिर वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी, मतलब यूपी में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और इंडिया में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ये हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम पक्षी विहार वो यूपी ओरिएंटेड, मतलब यूपी को फोकस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो का एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, तो ज्यादातर फोकस रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश पे। 70 to 30, मतलब 70% उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे, 30% हम पढ़ेंगे इंडिया का। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं जो यूपी में स्थित है और जो इंडिया में है। फिर प्रमुख नदियां, प्रमुख इसलिए लगा दिया है क्योंकि नदियां बहुत सी हैं, लेकिन कौन कौन सी नदियां जो आती हैं, ठीक, जो नदियां पूछी जाती हैं हमेशा क्वेश्चन पेपर में, उन नदियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्रमुख नदियां। सातवां टॉपिक होगा मिट्टी, मिट्टियां, प्रकार उनके एवं उनका वितरण क्षेत्र। आठवां टॉपिक है नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। जैसे कि पूछ लिया जाए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, आप बता देंगे कि हाँ चलो गोमती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए वहीं पे कि लखनऊ में गोमती नदी के अलावा और कौन सी नदी बहती है, तो वहां पर आप गोमती के अलावा जो दूसरी नदी है उसको रिकॉल करने में आपको दिक्कत हुई है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पूछी जाती है कभी कभी, तो वो सई नदी है। अगला क्वेश्चन एयरपोर्ट और रेलवे जोन। जैसे एयरपोर्ट पूछ लिया जाता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट पूछ लिया जाए कहाँ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ लिया जाए कहाँ है, तो इन सब एयरपोर्ट के बारे में हम बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे। ये रेलवे जोन जो हमारे रेलवे के रेलवे जोन है, इनको और उनका मुख्यालय हम इसमें नोट करेंगे। प्रमुख जनजातियां, इसमें हमने किया वर्ल्ड, इंडिया और यूपी, तीन भाग में बांट दिया, क्योंकि कुछ विश्व की जनजातियां हैं जिसमें पूछा जाता है कौन सी जनजाति किस लिए फेमस है, उनकी विशेषताएं क्या है। भारत की जनजातियां हैं, कुछ जनजातियां पूछ ली जाती हैं कि ये जनजातियां कहाँ की हैं, और उत्तर प्रदेश विशेष जनजातियां। इसके बाद प्रमुख ज्वालामुखी विशेषताएं व उनकी अवस्थितियां। प्रमुख ज्वालामुखी उनकी विशेषताएं मतलब क्या, कैसी हैं ज्वालामुखी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी ज्वालामुखी किस पर्वत पे या कहाँ पर स्थित है, समुद्र में है या पर्वत पे है, उसकी विशेषता क्या है ज्वालामुखी में। अगला हम पढ़ेंगे प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थितियां। मरुस्थल से क्वेश्चन आ जाता है, पीसीएस में तो जरूर आता है, और ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग है पीसीएस से कॉपी करता है, हल्के छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉपी करता है। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे दे दिया हमको दे दिया कि 4 ऑप्शन दे दिए, मरुस्थल, 4 मरुस्थल और 4 देश। पूछ लिया गया कि कौन सा मरुस्थल सुमेलित है, कौन सा नहीं, तो उनमें हम ये यहां से पढ़ के उनको हम सुमेलित कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये वाला। फिर प्रमुख झीलें, अगला चैप्टर प्रमुख झीलें विश्व, भारत और उत्तर प्रदेश। इसमें हम क्या, प्रमुख झीलें विश्व, भारत और उत्तर प्रदेश।
प्रमुख झीलों के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि विश्व में कौन सी झील सबसे गहरी है, कौन सी सबसे ऊंची है, कौन सी झील की स्थिति कहाँ पर है, कौन सी स्वच्छ पानी की झील है, कौन सी ताजे पानी की झील मतलब या मीठे जल की झील, कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है झील। यही कंपैरिजन करेंगे हम भारत में और यही कंपैरिजन करेंगे हम उत्तर प्रदेश में। अगला चैप्टर हम प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, जैसे कि भारत की समाचार एजेंसियां कौन सी है, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी समाचार एजेंसियां कौन सी है राष्ट्रीय स्तर की, लंदन की समाचार एजेंसियां कौन सी हैं, या चीन की समाचार एजेंसियां कौन सी, या रूस की समाचार एजेंसी कौन सी है, या फिर हम कहें यूएसए की समाचार एजेंसी कौन सी है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि 3 देश दे दिए और 3 समाचार एजेंसियां दे दी। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। अब हम जब यही नहीं जानते होंगे कि कौन समाचार एजेंसी का नाम है ये कि किस एजेंसी का नाम है, तो ये जब हम सुने रहेंगे हमारे कान में पड़ा रहेगा। तो 3 में से अगर हम 1 मैच कर ले जाएंगे तो 2 अपने आप हो सकते हैं मैच। उसके बाद हम आएंगे प्रमुख व पड़ोसी देशों की संसद, राष्ट्राध्यक्ष, राजधानी मुद्रा और पीएम। मतलब कि जो प्रमुख देश हैं जिनसे हमारे भारत का संबंध अच्छा है, संबंध बिजनेस चल रहा है, उनसे अच्छा व्यापार हो रहा है, और जो भी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, अपने अगल बगल सब पढ़ना है कि उस देश में क्या उसकी परिपाटी है, क्या उसकी संस्कृति है, क्या सभ्यता है वहाँ की, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पे, कौन राष्ट्राध्यक्ष मतलब कौन वहाँ के प्रमुख हैं और कौन वहाँ के पीएम हैं, कौन मतलब मुद्रा कौन सी है, राजधानी कौन सी है। ये इतना हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने अगल बगल मतलब हमारे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और पड़ोसी देशों के साथ साथ जो भी हमारे क्या कहते हैं कि जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं उनके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद प्रमुख देशों की सीमा रेखाएं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है यूपी SSS में। अब जैसे सीमा रेखाएं, अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कश्मीर और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि मैकमोहन, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि मैकमोहन जो सीमा रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में है। तो कश्मीर और चीन के बीच में कौन सी है? वहां पर है जॉनसन। सही सुना आपने, जॉनसन में भी जो है वही जॉनसन सीमा रेखा है। तो इस तरह से जैसे 38वीं समानांतर रेखा किस देश के बीच में है, या 70वीं समानांतर रेखा किस देश के बीच में है, या हिंडनबर्ग रेखा किस देश को विभाजित करती है, किस देश के बीच में है। तो इन सब सीमा रेखाओं के बारे में प्रमुख देश जो भी हैं इसमें चर्चित हैं या हमारे देशों से उनका रिश्ता है, प्रमुख मतलब वो जिनका हमारा हमेशा रिश्ता बना है और चलता रहता है, करंट में वो हमारे संपर्क में हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियां। उन जल संधियों को जरूर हम पढ़ेंगे जिनसे हमारा आयात निर्यात होता है, जैसे हार्मुज जल संधि हो गई, ठीक, तो बहुत पूछी जाती है। तो इन सब जल संधियों की स्थिति क्या है, स्थिति मतलब अवस्थिति क्या है, कहाँ पर है, क्या इनकी उपयोगिता है, ये सब पढ़ेंगे। किन 2 देशों को ये जोड़ती है, मतलब किन 2 जल संधि क्या होता है? जल संधि होता है 2 बड़े बड़े वाटर बॉडी, मतलब जैसे 2 बड़े बड़े समुद्र को या फिर कह लीजिए कोई भी वाटर बॉडी है उनको जोड़ना, उनके बीच में जो जोड़ती है उनको जल संधि कहती है। जोड़ने के साथ साथ ये क्या करती हैं? 2 बड़े बड़े स्थलों को ये अलग करती हैं। तो किन 2 स्थलों को या किन 2 देशों को अलग करती हैं, या किन 2 महाद्वीपों को अलग करती हैं, या किन 2 सागरों को जोड़ती हैं, ये हम जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी उपयोगिता मतलब विशेषता क्या है ये हम जानेंगे। अगला चैप्टर बहुत ही सिंपल है, राज्यों के सीएम, राज्यपाल व सरकार। राजधानी तो आपको पता ही होगा, आप वीडियो 2018 के अभ्यर्थी हैं
तो ये हम उम्मीद करते हैं कि राजधानी आपके भारत के सभी राज्यों की राजधानी आपको पता होगा। सीएम क्यों कहा? क्योंकि सीएम कहीं किसी पार्टी के हैं, कहीं किसी पार्टी के हैं, तो ज़्यादातर कोशिश होती है जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां के सीएम आप जरूर याद करें। सरकार से ये है कि चुनाव जब आता है तो ये उसमें क्वेश्चन जरूर आता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। साथ ही साथ यहाँ ये चर्चा हम कर लेंगे कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ सरकार किसकी है। तो ये भी टॉपिक हो जाता है इम्पोर्टेंट। प्रमुख अगला टॉपिक है हमारा 20 नंबर कि प्रमुख पर्वत व उनके प्रमुख सर्वोच्च चोटियाँ। जैसे मान लीजिए हिमालय है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, सबको पता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लगभग 70% लोग इसको गलत करेंगे। वहीं अगर K2 को हटा दिया जाए, फिर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो क्या करना है, हमें जितने भी पर्वतमालाएं हैं उनके टॉप 5 चोटियां याद करनी है और उनको हम याद कराएंगे यहाँ से। क्योंकि टॉप 5 इसलिए कि फर्स्ट नहीं पूछा तो सेकंड आपको आना चाहिए, सेकंड नहीं पूछा तो थर्ड आपको आना चाहिए। इतना अपडेट रहना इस एग्जाम के लिए। इस एग्जाम के लिए बिल्कुल जान लगा देनी है, किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही जो करनी थी वो कर चुके आप, एक बार मौका चला गया, ये समझ लीजिए बहुत अच्छी किस्मत है जो दोबारा मौका मिला आपको। अगला देखते हैं प्रमुख फसलों की प्रजातियां, मतलब प्रमुख फसल और उनकी प्रजाति कौन कौन सी। जैसे पूछ लिया गया पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है, या पूछ लिया जाए पूसा किसकी प्रजाति है, या कंचन किसकी प्रजाति है। ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण विकास मतलब में हमारा क्या कहते हैं सहभागिता रहेगी, हमारी सहभागिता रहेगी ग्रामीण विकास में, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से जुड़ने जा रहे हैं, ग्राम का विकास करने जा रहे हैं। तो हमसे अपेक्षा हो सकती है एग्जामिनर की कि हम ये जाने कि ग्राम में मतलब गाँवों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो सबसे प्रमुख चीज़ें गांव की हैं खेती या कृषि, तो कृषि से संबंधित कुछ ज्ञान हमसे अपेक्षा की जाती है। अगला चैप्टर या टॉपिक कह लीजिए प्रमुख संस्थान वर्ल्ड, इंडिया और यूपी। वर्ल्ड का हमें इसमें बिल्कुल कम पढ़ना है, इंडिया का भी कम पढ़ना है, मतलब 10% वर्ल्ड का, 30% इंडिया का और 60% यूपी के पढ़ने हैं। ठीक, इस हिसाब से हम इसको डिजाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि यूपी का एग्जाम है, इतना बड़ा यूपी खुद है कि सारी चीजें उसमें आ जाएं, तो हमें बाहर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। प्रमुख संगठन व उनके स्थापना वर्ष, हेडक्वार्टर्स, अध्यक्ष और उनकी सदस्य संख्या, ये हम ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक, उनमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अलग रखेंगे जिसमें हमारा भारत सदस्य है, और उनको अलग रखेंगे जिनमें हमारा भारत सदस्य नहीं है। तो उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, उनके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष उनके किस देश से हैं, कुल देशों की संख्या उस संगठन में कितनी है, और उस संगठन का क्या मोटो क्या है, या उसका लक्ष्य क्या है, या उसकी मतलब उद्देश्य, उसके उद्देश्य क्या है। अगला हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले व मंदिर। मंदिर जैसे एक बहुत चर्चित क्वेश्चन है जो पीसीएस में भी पूछा जाता है कि भारत माता मंदिर कहाँ है, जो कि है वाराणसी में। बनारस पे इस समय काशी बनारस पे बहुत जोर दे रही है सरकार, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो मंदिर, मेले, नौचंदी मेला कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर मनाया जाता है, या दरगाह शरीफ कहाँ मनाया जाता है, देवा मेला या महादेवा मेला, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं, इन सब की एक लिस्ट, बुक लिस्ट, मतलब बुक लिस्ट क्या PDF हम आपको देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी चर्चा भी करेंगे, विशेषता भी बताएंगे। तो ये चैप्टर जैसे उत्तर प्रदेश की संस्कृति से है ना, तो वहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। ये भारत के लोक नृत्य और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-7, 8-8 पॉइंट होंगे इसमें। अगला पढ़ेंगे प्रमुख त्यौहार उत्तर प्रदेश और भारत में। कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया, हाल ही में किस राज्य में मनाया गया, किस
मतलब मंत्री या कि पीएम ने कहाँ पर उसका उद्घाटन किया, ये सब होता है। कोई भी त्यौहार होता है तो हमारे जो भी नेता लोग हैं वही जाते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे कि किस राज्य में हाल ही में कौन सा त्यौहार मनाया गया, क्यों मनाया जाता है, क्या उसके मतलब सांस्कृतिक बैकग्राउंड क्या है उसके, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कोई नहीं पढ़ता है वो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। जैसे संतूर वादक कौन है, शहनाई वादक कौन है, या बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा चैप्टर है। यूपी के प्रमुख लोकगीत क्षेत्र, जैसे यूपी का बिरहा हो गया, किस इसका क्षेत्र क्या है, किन जिलों में बिरहा या कजरी, ये सब जो हमारे लोकगीत हैं यूपी के, ये हम इसमें मतलब क्या कवर करेंगे। अगला टॉपिक है यूपी के संग्रहालय या भारत के संग्रहालय। भारत और उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे हमें 15-20 संग्रहालय हमें पढ़ने हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक प्रमुख योजनाएं राज्य और केंद्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। तो इसको भी हम ये कहेंगे कि ये यहाँ तो हम बनाएंगे ही, लेकिन आप इसको लगभग 5 बार जरूर इसको रिवीजन करिएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी योजनाएं लागू करती हैं उसमें पूरा क्रेडिट मोदी सरकार का भी रहता है, मतलब केंद्र सरकार का भी रहता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो जो केंद्र में लागू होगी वो उत्तर प्रदेश में भी वो लागू होगी। ठीक, तो दोनों सरकारें कौन सी योजनाएं लागू की हैं हाल ही में 1 वर्ष से पहले, या अगर 5 वर्ष की योजनाएं हम पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वर्तमान में चर्चित पुस्तकें, अगला टॉपिक है हमारा। जैसे आता नहीं करंट अफेयर्स में, ये हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। वहां से एक चैप्टर उठा के यहाँ हम कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स में ये होता है ना कि दे दिया गया कि फला पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है या इसके लेखक कौन है, तो वहां से हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। अगला है प्रमुख सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको हमें तो लगता है कि शायद तीसरा वीडियो में इसी पे बनाऊंगा। प्रमुख सूचकांक कौन जारी करता है, कितने देश इसमें शामिल है, भारत की स्थिति क्या है, सबसे टॉप नंबर पे मतलब कौन है और सबसे लास्ट नंबर पे कौन है, इनकी क्या मतलब जारी करने का क्या उद्देश्य है इनका, तो हम पढ़ेंगे प्रमुख सूचकांक में। अगला ताप विद्युत परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ताप विद्युत परियोजनाएं कहाँ हैं, किस जिले में है, भारत में ताप विद्युत परियोजनाएं जो भी प्रमुख हैं वो कहाँ हैं और किस राज्य में है, ये हम पढ़ेंगे। प्रमुख खेल पुरस्कार व विजेता, जैसे खेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो हर साल दिए जाते हैं ये, तो जब खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो उसी दिन खेल पुरस्कार का वितरण होता है। तो किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला ये हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, 1 साल का। ठीक, और वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये यहाँ पे हम कर लेंगे, और उसी के साथ साथ लगे हाथ प्रमुख खेल व उनकी शब्दावलियां भी पढ़ लेंगे कि कौन से खेल में कौन कौन सी शब्दावलियां इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि फला एक शब्दावली दे देंगे और कहेंगे ये किस खेल में प्रयोग की जाती है, 4 खेल दे देंगे। अब आप अगर पढ़े होंगे तभी तो उनको कर पाएंगे, और इसको कोई नहीं पढ़ता है, इतना डीपली पढ़ने की क्या जरूरत। वो सोचते हैं कि जीएस क्या, जीएस में हो जाएगा, जो आएगा करंट पढ़ लेंगे और हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जो ये क्वेश्चन आते इन टॉपिक से यहाँ लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ये हमारी सफलता का मेन कारण है। अगला प्रमुख मंत्रालय व उनके मंत्री। प्रमुख मंत्रालय जैसे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, केंद्र सरकार के मंत्री और मंत्रालय ये पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मतलब हमारे राज्य के मंत्री और मंत्रालय ये हम पढ़ लेंगे। कैबिनेट स्तर के मंत्री पढ़ेंगे। ठीक, अगला हम देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। प्रमुख समितियां जैसे जो
पिछले 100-200 साल में, मतलब कि ऐतिहासिक काल से, जब से हमारा इतिहास शुरू होता है तब से लेकर संविधान बनने तक जो भी समितियां गठित हुई, इम्पोर्टेंट समितियां, उनको हम पढ़ेंगे। उनके अध्यक्ष कौन हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके गुरु, जैसे पूछ लिया गया सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु का क्या नाम था, कोई नहीं जानता, अगर जानता होगा तो गलत कर देगा। महात्मा गांधी के गुरु का नाम सब लोग रटे बैठे हैं। प्लूटो के गुरु का क्या नाम था, या अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, या सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, ये सब ऐसे पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर और भारत सरकार द्वारा चुने गए प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर को हम नोट करेंगे। एक पेज में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और पर डे इसको हम रिवीजन करते जाएंगे। और ऐसे ही पढ़िए क्या, जैसे इतने टॉपिक बना लिया, अगर वीडियो देख रहे हैं, हम ये नहीं कहते शेयर करो अपना कंपटीशन बढ़ाओ, मत शेयर करो, लेकिन ये पूरा वीडियो देख के खुद नोट्स बना लो और ये कंपेयर करो कि हम दूसरों से कितना ज़्यादा जान गए। अगला टॉपिक देखते हैं 40 नंबर, प्रमुख स्थापत्य कला, संस्थापक व उनकी अवस्थिति। स्थापत्य कला, जैसे लाल किला कहाँ पर है, किसने बनवाया, ठीक। स्थापना वर्ष, अगर जहाँ तक हो सकेगा तो उनकी स्थापना वर्ष भी हम रट लेंगे इसमें। तो ये सब प्रमुख ऐतिहासिक स्थलें हैं, उनको हम 40वें नंबर टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे। 41 नंबर पे प्रमुख आंदोलन, वर्ष मतलब कब वो आंदोलन शुरू हुआ था, स्थान कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और नेतृत्वकर्ता, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। अगला टॉपिक 42 नंबर, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, वर्ष, स्थापना, अध्यक्ष और उद्देश्य। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस देखो 1885 में इस्टेब्लिश हुई, 1885 से 1947 तक उसके जो भी उद्देश्य हुए, जैसे आजकल संसद में होता है कोई विधेयक पारित करने के लिए संसद की बैठक होती है, ठीक। तो संसद की बैठक होती है, उसमें विचार विमर्श होता है, बिल पास होता है कि नहीं पास होता है, ये अलग की बात है। तो ऐसे ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन होता था। उस अधिवेशन में अंग्रेजों की नीतियों की समीक्षा की जाती थी, कौन सी नीतियां उनकी सही हैं, समर्थन करना चाहिए, कौन सी नहीं सही है, उसका विरोध करना चाहिए, ये सब उस कांग्रेस के अधिवेशन में निर्णय लिया जाता था। उसमें कुछ सदस्य रहते थे और अध्यक्ष चुना जाता था उन सदस्यों के माध्यम से। धीरे धीरे हाल ही में करके कांग्रेस में विभाजन हुआ, फिर कांग्रेस का फिर पुनर्मिलन हुआ। तो इन सब चीज़ों में कि किस अधिवेशन में विभाजन हुआ, मतलब कहाँ सहमति नहीं बन पाई सदस्यों की, जैसे लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में भिड़ जाते हैं, कोई बिल नहीं पास होता है, फिर मिल जाते हैं तब पास होता है। तो ऐसे ही किसी विचार पे नहीं अगर मिले कांग्रेस वाले, तो किस अधिवेशन में उनका विभाजन हो गया, फिर किस अधिवेशन में उनको मिलाया गया, मिल गए वो लोग, तो ये सब पढ़ेंगे। और ऐसे अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, इसके लिए कौन सा अधिवेशन पारित किया गया, मतलब किस अधिवेशन में कांग्रेस के बैठ के ये निर्णय लिया गया था कि हमें फला डेट से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करना है या असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना है। तो ये सब प्रमुख अधिवेशन के तौर पे जाने जाएंगे। अगला देखते हैं प्रमुख गवर्नर जनरल व उनके कार्य। प्रमुख गवर्नर जनरल में ये होता है कि गवर्नर जनरल तो जब से अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब से आते जाते रहे, ठीक। लेकिन उनमें से हमें प्रमुख हमने क्यों वर्ड जोड़ा, क्योंकि जैसे देखिए एक हैं डलहौजी, बहुत ही उन्होंने बेकार सी नीतियां लागू की, जैसे हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत, ये सब शुरू किया। लेकिन एक चीज़ और जो है, तब के लिए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया था, लेकिन आज हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं कि हाँ चलो डलहौजी ने ही शुरू किया था। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, भारत में प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई तो और किसके शासनकाल में हुई, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डलहौजी की उपलब्धि के तौर पे इसको गिना जाता है। हालांकि उन्होंने शुरू किया था, अपना माल जो भी यहाँ से भेजते थे ब्रिटेन में और वहाँ से लाते थे यहाँ बेचने के लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा
करने के लिए रेलवे विभाग का उन्होंने सृजन किया, लेकिन वो लोग चले गए। अब हम लोग उसका एक्सपेंड किए, हम लोग अब बढ़िया से यूज कर रहे हैं। तो कुछ गवर्नर जनरल ऐसे हैं जो भारतीयों को दबाना चाहें, उन पर राज करना चाहें, मतलब चाहा। उसके बाद कुछ गवर्नर जनरल ऐसे आए जो थोड़ा अलग किस्म के थे, उन्होंने कुछ सहूलियत दिया कुछ मामलों में, जैसे आजकल बोलने की आज़ादी, जो चाहे जैसा बोल सकता है, नेट है, उसके पास ट्विटर है, कुछ भी करके ट्वीट कर दिया। ठीक, पहले की तरह होता तो अंग्रेज फांसी की सजा देते थे कुछ भी उनके खिलाफ विद्रोह करो। लेकिन कुछ गवर्नर जनरल हैं, जैसे प्रेस है, प्रेस पे किसने प्रतिबंध लगाया और किसने प्रतिबंध को हटाया, तो ऐसे गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्रमुख समाज संस्थापक वर्ष और उद्देश्य, जैसे हुआ ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ऐसे समाज के बारे में हम पढ़ेंगे, किसने स्थापना किया, कब स्थापित हुआ और इसके उद्देश्य क्या थे, आखिर क्या कारण थे। जो एक समाज चल ही रहा था, फिर उनमें से उठ के ये आए कि हम ये समाज स्थापित करेंगे, हम वो समाज स्थापित करेंगे, धीरे धीरे उनमें भी बंटवारा होता गया, तो ये हम पढ़ेंगे इसमें। अगला, विश्व, भारत, यूपी में प्रथम प्रमुख विषय वस्तु से संबंधित व्यक्ति, मतलब कि कौन सा विश्व में प्रथम व्यक्ति है, या कौन सी प्रथम महिला है, या भारत में प्रथम व्यक्ति या प्रथम महिला, या उत्तर प्रदेश में प्रथम व्यक्ति प्रथम महिला। इसके बारे में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगला चैप्टर, प्रमुख आविष्कार व आविष्कारक। अब यहाँ से हम फिजिक्स में घुस जाएंगे, आविष्कार और आविष्कारक। फिर उसके बाद प्रमुख बीमारी, कारक और उपचार, ये बायोलॉजी का संबंध आ जाएगा इसमें, क्योंकि बायोलॉजी में बीमारियों पर इस समय जो सरकार है, कुछ भी है, हमसे बीमारियों के बारे में पूछा जाता है। हमसे ज़्यादा जैसे एडवांस साइंस नहीं पूछी जाती है कंपटीशन में, जनरल साइंस पूछी जाती है। उसका सिलेबस अगर नोट करिएगा तो उसमें यही लिखा होगा जनरल साइंस। क्यों? क्योंकि इतना उनको ये है कि आप जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं या अन्य किसी से होती है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इन लोगों से, इन चीज़ों से होती हैं, तो उनके बारे में आप अवेयर हैं कि नहीं हैं। अगर आपको कोई डिपार्टमेंट दिया जाए और कोई ऐसी जैसे कोरोना टाइप की महामारी आ गई थी, उस टाइम में अगर आप पढ़े ना होते वायरस कैसे फैलता है, क्या होता है, तो आप इतना सरकार का सपोर्ट नहीं कर सकते। यही उम्मीद करती है आयोग चयन करते वक्त आपका कि आपके अंदर कुछ भी समझ होनी चाहिए साइंस को लेकर। अगला देखते हैं, प्रमुख मापक यंत्र। अब साइंस की समझ क्यों? क्योंकि मान लो कोरोना की बीमारी जब आई थी तो सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए थे, ठीक, वैक्सीन लगवाए, लेकिन बहुत लोग थे जो बाबादाई के चक्कर में पड़ गए। वो कहते थे कि नहीं, हम अपना जो भी ताबीज वगैरह है लगवा के हम सही हो जाएंगे, कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, और वही लोग निपट गए। जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया वही बचे। तो इतना साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगला चैप्टर, विटामिन व उनकी कमी से होने वाले रोग व उपचार। विटामिन की उपयोगिता, विटामिन के नाम, विटामिन मतलब वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम जिनको कहते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उन रोगों को दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या चीज़ खाना चाहिए जिनसे हमारे अंदर की कमजोरी या फिर उन रोगों की दूरी हो पाए। अगला, प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। फिजिक्स का फिर चैप्टर ये आ जाएगा। ये ऐसे रैंडम क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे प्रकाश दूरी किसका मात्रक है, या पूछ लिया गया जूल किसका मात्रक है। तो इन सब चीज़ों में अब आप पढ़े रहेंगे तभी हो पाएगा, तो इनका हम चर्चा इसमें करेंगे। अगला, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, मतलब किसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, वो हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। वो भी बहुत सी शाखाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं हम प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, जिन शाखाओं या विज्ञान की जिन शाखाओं के बारे में पूछा गया है उन्हीं को हम पढ़ेंगे, रटेंगे,
ताकि हमसे अब जो पूछा जाए तो गलती ना हो पाए। प्रमुख हार्मोन कमी से होने वाली बीमारी। प्रमुख हार्मोन मतलब इसमें दो चीज, प्रमुख पादप हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दोनों पढ़ेंगे। प्लांट में क्या कमी से क्या रोग होते हैं, अधिकता से क्या रोग हो जाते हैं, ऐसे ह्यूमन में कमी से या अधिकता से होने वाले रोग और उनके उपचार। फिर प्रमुख मिसाइलें व सहयोगी देश। अब इसका उद्देश्य क्या, जैसे प्रमुख मिसाइल हमारे यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल है, किस देश से बनाई गई, रूस से मिलकर बनाई गई। इससे क्या साबित होता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि आपका और हमारा संबंध अच्छा है और हम यही कोशिश करेंगे कि आपका हमारा संबंध हमेशा अच्छा बना रहे। तो हमारे देश का किस देश से अच्छा संबंध है, इसके बारे में प्रत्येक नागरिक को जानना जरूरी है। तो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, प्रमुख मिसाइलें व सहयोगी देश। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रमुख जलधाराएं। इन जलधाराओं में गर्म व ठंडी दोनों जलधाराएं पढ़ेंगे। ये भी हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। फिर फिजिक्स का चैप्टर आ जाएगा अदिश व सदिश राशियां, अंतर और उदाहरण। पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, अंतर क्या होता है ये पहले हम बता देंगे, फिर आपको पहचानना मतलब आसान हो जाएगा और उसके उदाहरण भी अच्छे से याद हो जाएंगे। बजट, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएगा, ये टॉपिक हम ले लिए हैं इसमें। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बजट पेश हुआ उसमें किस मद पर कितना बजट एलोकेट हुआ या अलॉट हुआ या दिया गया, ये याद करना। जैसे मनरेगा के तहत कितना दिया गया, शिक्षा मंत्रालय को कितना दिया गया, जल जीवन मिशन को कितना दिया गया, या रोजगार के लिए कितना बजट अलॉट किया गया, एलोकेट किया गया। तो ये हम पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे इंडिया और यूपी दोनों का अलग अलग। जैसे इंडिया में जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने, केंद्र ने कोई बजट मनरेगा के तहत जारी किया, और तो हम लिखेंगे कि केंद्र के द्वारा, जैसे लिखेंगे मनरेगा, फिर केंद्र के द्वारा, और फिर उसके नीचे उसके बगल में लिखेंगे राज्य के द्वारा, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में कितना जारी हुआ। फिर प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें, ये चैप्टर इसका वीडियो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका वीडियो हम पिन कर देंगे, और पहले भी कहा है प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें और साहित्यिक पुस्तकें, उनकी रचनाएं हम वीडियो पहले बना चुके हैं, 1 साल पहले, देख लीजिएगा, पीडीएफ भी वहां पर लिंक है। दक्षिण भारत के अगला टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश व उनके सदस्य। ये सदस्य नहीं, उनके संस्थापक यहाँ पे हम करेंगे, संस्थापक। दक्षिण भारत के जैसे चोल हुए, चालुक्य हुए, ये सब नहीं याद होते हैं इतना, संगम वंश, दुनिया का जो भी है, इनको हम पूरा एक इजी वे में हम याद करेंगे और ये कर लेंगे किस राजवंश की स्थापना किसने की। अगला हम देखते हैं प्रमुख धातुएं व उनके अयस्क। अब प्रमुख धातुएं व उनके अयस्क, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, गोल्ड का अयस्क कौन सा है। अयस्क मतलब कच्ची धातु, मतलब किससे हम मेन धातु को बनाते हैं। तो ये चीज यहां से हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। फिर प्रमुख खनिज भंडारण उत्पादक राज्य और देश, मतलब जैसे कोयला हुआ तो कोयले का भंडारण किस राज्य में सबसे ज्यादा है और उसका उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कर रहा है। इन दो चीजों में अंतर है और यही हमें पढ़ना है। ये हुआ तो राज्य स्तर पे, ठीक। अगला क्या करना है, देश मतलब विश्व स्तर पे, कौन सा देश कोयले का भंडारण सबसे ज्यादा है, किस देश में, कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो इन दोनों बातों में अंतर है, इन दोनों चीजों को ऐसे ही हम समझेंगे इस टॉपिक में। फिर विश्व के प्रमुख द्वीप, जो द्वीप हैं प्रमुख द्वीप, उनपे कि कौन से द्वीप पे किस देश का कब्जा है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला भारत व विश्व के प्रमुख सैन्य अभ्यास, ये करंट अफेयर्स हो जाएगा।
कि कुछ सैन्य अभ्यास हैं जो निश्चित देशों के साथ ही होते हैं, कुछ होते हैं एक से अधिक देशों के साथ, कुछ में भारत शामिल होता है, कुछ में नहीं शामिल होता है, तो उनको हम पढ़ेंगे। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अगला देखिए नेशनल पार्क। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है ये हम जानेंगे। पक्षी विहार में क्या अंतर होता है ये जानेंगे। और हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क बना है ये जानेंगे। कौन सा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, ये हम जानेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे यूपी के सभी वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि जो उत्तर प्रदेश में है और पूरे भारत में कितने हैं और उत्तर प्रदेश से कितने चुने गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। 65 नंबर टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको हम ये नोट कर लीजिए, पीसीएस के लिए भी ये रामबाण है ये टॉपिक। ये अगर हम इसको लिखते तो हम लिख सकते थे प्रमुख दिवस, कि कौन सा दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको मई 2022 से, मई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक, ठीक, प्रमुख दिवस मनाए जाएंगे। और उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो दिवस मई से लेकर 2022 तक बनाए गए हैं, मनाए गए हैं, उनकी क्या थीम थी, उद्देश्य क्या था, कहाँ उनको सेलिब्रेट किया गया, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे 65 नंबर टॉपिक पे। और ये मई 2022 से अप्रैल 2023 तक रहेगा, एक साल तक, इसमें कुछ नहीं और पढ़ना है बस। फिर प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, जैसे पूछ लिया जाता है जजाऊ का युद्ध कब हुआ, या इतिहास के कुछ ऐसे युद्ध हैं जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है लेकिन बार बार आपका स्किप हो जाता है, गलत हो जाता है क्योंकि माइंड से उतर जाता है, तो उनको यहाँ पे हम लिख के रिकॉल करेंगे। ये ऐसा नहीं कि हम सभी युद्धों को इसमें लिखेंगे, प्रमुख जो पूछे जाते हैं। प्रमुख वंश एवं उनके संस्थापक, कुछ वंश हैं उनके संस्थापक कौन हैं वो हम इसमें लिखेंगे, पढ़ेंगे। इनका आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा, लेकिन पीडीएफ के लिए समस्या ये है कि मैं अकेला हूँ और अकेले ही आपके लिए इतना कर रहा हूँ। ये जान लीजिए मैं अपना बहुत समय बर्बाद करके फिर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको इतना सपोर्ट करना है कि सब्सक्राइब और लाइक ये तो आपके ऊपर है, करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि इतनी जितनी भी कोचिंग से पढ़े हैं उन्होंने इतना डिटेल में बताया है कि इतनी टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ठीक है। और अगर लगा कि नहीं बताया है तो फिर सब्सक्राइब और लाइक बनता है। तो पीडीएफ के मामले में मैं कह रहा था कि पीडीएफ आपको लेट लपेट मिलता रहेगा। मैं उम्मीद आपसे यही करूंगा कि जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूं हर टॉपिक का, उस दिन आप अपना क्या कहते हैं डाउनलोड कर लिया करिए या हैंड रिटन हो जाया करिए। पोस्ट करो के बारे में। उसके बाद हम ये करेंगे कि प्रमुख उपनाम, ये चैप्टर 68 नंबर चैप्टर, प्रमुख उपनाम कौन से, जैसे मान लीजिए लोकनायक किसको कहा जाता है, लोकबंधु किसको कहा जाता है, देश रत्न किसको कहा जाता है, इन सब चीज़ों को, लोकनाम को, ये भी हम याद करेंगे। महात्मा गांधी ऐसे ही थे जैसे हमारे एक मित्र हो किसी को कुछ भी कह देते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने बहुत ऐसा मतलब टिपिकल काम कर गए हम लोगों के लिए, किसी को भी कुछ कह दिया और अब वो हम लोगों को याद करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे याद कर लेंगे। अगला 69 नंबर नोबेल प्राइज, ये भी करंट का चैप्टर यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि जो हमारा लेटेस्ट नोबेल प्राइज है उसको हम याद करेंगे, कितने क्षेत्र में दिया जाता है, कहाँ कहाँ दिया जाता है, किन किन को मिला नोबेल प्राइज, इसके बारे में हम याद करेंगे। और इसके साथ ही साथ भारत, प्रमुख भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला उनका एक लिस्ट आपको दे देंगे, तो उसका रिवीजन करते जाइएगा। जितना ये टॉपिक बताया है इतना याद कर लीजिए, वीडियो कोई आपको वीडियो बनने से रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अगला टॉपिक झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि किसको कहते हैं? झूमिंग कृषि आदिवासियों के द्वारा किया जाता है या जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसमें होता ये है कि जंगल को काट करके जंगल शिफ्ट करते हैं, ठीक, जंगल में आग लगा देते हैं, जंगल साफ हो जाता है, उसको काट करके वहाँ पे खेती करते हैं।
झूमिंग मतलब ये नहीं कि झूम बराबर चार शराबी झूम बराबर झूम झूम। झूमिंग मतलब ट्रांसफार्मिंग खेती, स्थानांतरण कृषि इसको कहते हैं। इसके बारे में ये कि झूमिंग कृषि को उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, बिहार में क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, राजस्थान में क्या कहते हैं, या झारखंड में क्या कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको कहा जाता है और अलग अलग जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ से करेंगे। फिर 71 टॉपिक, 71 नंबर, इसमें विश्व के प्रमुख स्टॉक मार्केट, जैसे एनएससी कहाँ का है, बीएससी कहाँ का है, नेस्डॉक कहाँ का है, या फिर सिंगापुर का स्टॉक मार्केट या फिर शेयर बाजार का नाम क्या है, ये हम पढ़ेंगे इस 71 नंबर टॉपिक में। अगला हम पढ़ेंगे प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूची, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जो हैं उनके अंतर्गत जो भी प्रमुख हैं, मुख्य हैं, उन अनुच्छेद का एक लिस्ट बनाएंगे, वो आपका वीडियो देंगे, पीडीएफ देंगे, और अनुसूचियों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो ये इससे हमारा पॉलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रमुख संवैधानिक संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, या किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो हमारा 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के ए में उसको शिफ्ट कर दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है या मिनी संविधान कहा जाता है, किस संविधान संशोधन को राष्ट्रपति को से ये अधिकार छीन लिया गया, जैसे उनको 14 दिन का समय दिया गया कि 14 दिन के बाद अगर नहीं पास करेंगे तो 14 दिन के बाद हम फिर ऐसा कर देंगे। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख संविधान संशोधन में। और बाकी 2-3 चैप्टर जैसे छूट गए उनमें उनको हम ऐड करते जाएंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिएगा आप, क्योंकि हमने इसको कलर कर दिया तो हो सकता है आपके पास आए या ना आए। फिर भी मैं आपको एक बार चांस देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप इसको खुद नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर हमसे हो सकेगा तो हम 2-3 दिन में कर देंगे। ये आपके सपोर्ट के ऊपर है, कितना आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, उस हिसाब से हम देख के हम पीडीएफ इसको बनाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप जुड़े रहिए हमसे, और ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो कैसा लगा। ऐसा किसी यूट्यूबर ने बताया आपको? देखो, हमारा काम यहाँ पे सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह आप वीडियो क्वालिफाई करो। हमारा काम ये नहीं कि मैं अपना कोर्स आपको बेचूं, मैं यहाँ पे कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको सपोर्ट करने आया हूँ, और ये आपके ऊपर है कि आप सपोर्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं, पहले आप कमेंट करिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।